डॉक्टर होने के नाते बहुत से लोग क्लिनिक में आते और जाते हैं। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक ऑफिस में बैठी थी कि बाहर शोर की आवाज़ आई। एक लड़की बाहर शोर कर रही थी कि मुझे डॉक्टर से मिलना है। मैंने उसे अंदर बुलाया। मुझे कहने लगी, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे नौकरी पर रख लें। मैंने उसे रख लिया। मुझे बहुत हैरत हुई क्योंकि उसे दवाइयों के बारे में बहुत इल्म था और वो हर वक्त निकाब में रहती थी। एक दिन अचानक बात करते हुए उसका निकाब उतर गया। मैं देखकर हैरान रह गई क्योंकि वो तो मेरा नाम डॉक्टर महरीन जब्बार है। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी कि मुझे बाहर किसी शोर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बाहर क्लिनिक में आकर देखा तो एक लड़की जिसने अपने चेहरे पर निकाब डाल रखा था मेरी असिस्टेंट से लड़ रही थी। इसे कह रही थी कि मुझे डॉक्टर साहिबा से मिलना है। मैंने अपनी असिस्टेंट को कहा कि इसे 2 मिनट के लिए मेरे ऑफिस में भेज दो। लड़की अच्छी खासी माकूल घराने से लगती थी, काफ़ी पढ़ी लिखी मालूम होती थी। बोलिए बीबी, क्या बात है? मैंने बज़ाहिर सख्ती से कहा तो कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, मुझे गलत मत समझिएगा। मैं जानती हूँ कि इस तरह किसी की क्लिनिक में नहीं आना चाहिए, मगर मुझ पर यकीन कीजिए, मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ। बल्कि यूँ कहिए कि मैं बेघर बेसहारा हूँ। मुझे आपकी क्लिनिक में नौकरी की ज़रूरत है। लड़की ने कहा तो मैं सोच में पड़ गई। मैं आपको ऐसे कैसे नौकरी दे दूँ? ये एक हसास शुबा है। यहाँ पर हज़ारों ख़वातीन मरीज़ा आती हैं, इनकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। आप अपने बारे में तारुफ करवाएं, फिर देखा जाएगा। थोड़ी देर खामोशी के बाद कहने लगी, आप मुझे 2 दिन रख कर तो देखिए, अगर आपको कोई मायूसी हुई तो निकाल दीजिएगा। देखिए बीबी, मैं इस तरह आपको यहाँ मुलाजमत नहीं दे सकती। बेहतर होगा आप कहीं और मुलाजमत तलाश करें। मेरे कहने पर इसके चेहरे पर कई रंग आए और गुजर गए। वो बहुत मायूस लग रही थी। एक लम्हे को मुझे इस पर तरस आ गया। अच्छा चलो एक काम करो। मैंने नर्स को बुलाया और कहा कि इसे एक नर्स की असिस्टेंट के तौर पर यहाँ नौकरी दे दो। मेरा शुक्रिया अदा करते ना थकती। तभी मैंने इसे कहा कि तुम मुझसे 1 महीने की एडवांस तनख्वाह भी ले लो और क्लिनिक के साथ बने क्वार्टर में रहना शुरू कर दो। लड़की इसी बात पर बहुत खुश थी कि इसे यहाँ नौकरी मिल गई है। अगले 2 दिन में कई हैरत अंगेज़ वाक़यात हुए। मुझे मेरी नर्स ने बताया कि आने वाली नई लड़की शाज़िया काफ़ी ज़हीन है। इसे सभी दवाइयों के नाम याद हैं और वो मरीज़ों का ख़ास ख्याल भी रखती है। इस बात ने मुझे काफ़ी हैरान किया। मुझे शाज़िया पर यकीन आ गया कि वो वाकई पढ़ी लिखी है, लेकिन हालात की मारी है। इसकी सलाहियतों से मुतासिर होकर मैंने इसे अपने ऑफिस में बुलाया। वो बददस्तूर निकाब किए हुए थी, इसकी आंखें झुकी हुई थीं। मैंने सलाम किया तो इसने यूं ही नज़रें झुकाकर जवाब दिया, जैसे मुझसे कुछ छुपाना चाह रही हो। शाज़िया, तुम तो बड़ी कमाल की निकली। तुम्हें दवाइयों के नाम कैसे याद हैं? मैंने दिलचस्पी से पूछा। जी मैम, मैंने मेडिकल की तालीम हासिल की है। FSC प्री मेडिकल के बाद मेरा दाखिला हो गया था। क्या वाकई? मैंने हैरत से पूछा। जी हाँ, लेकिन फिर? लेकिन क्या? मेरे सवाल पर वो चुप हो गई। इसके बाद मैंने इसे लाख करेदा, लेकिन इसने किसी बात का जवाब नहीं दिया। बहरहाल मुझे चुप ही रहना पड़ा। शाज़िया यहाँ मुतमईन थी, मरीज़ इससे खुश थे, मेरे लिए यही बहुत था। लेकिन इसके बावजूद शाज़िया की हरकतें मशकूक सी थीं। मैं जब भी इसे देखती वो गायनी वार्ड में मौजूद होती और किसी न किसी हामला औरत के साथ बातें कर रही होती। इसका ये रवैया मुझे शक में डाल देता था। फिर इसके चेहरे पर मौजूद निकाब भी एक सवालिया निशान बनकर रह गया कि आखिर वो हर वक्त अपना चेहरा ढांपे क्यों रखती है। हालांकि जिस वार्ड में वो काम करती थी इस पर शक किए बिना चारा ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैं चुप रही कि कहीं इसे बुरा ना लग जाए। ये सब ऐसे ही चलता रहा। एक दिन एक अजीब वाक़या हुआ जिसने शाज़िया की हकीकत सबके सामने खोल कर रख दी। शाज़िया मुझसे फितरतन डरती थी। मैं एक दिन गायनी वार्ड का राउंड लगा रही थी कि शाज़िया को एक औरत से बातें करते पाया। मुझे इसकी यहाँ पर मौजूदगी अजीब सी लगी। मैंने इसे इससे पहले एक काम और दिया था कि पहले वो निपटा ले, लेकिन वो यहाँ इस औरत के साथ बैठी गप्पे हाँक रही थी। तभी मैंने सख्ती से इसका नाम पुकारा तो वो कुछ इस अंदाज से पीछे मुड़ी कि जल्दी में इसका निकाब इसके चेहरे से सरक गया और ये देखकर वार्ड में मौजूद सभी खवातीन की हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं शाज़िया को जल्दी से वार्ड से बाहर ले आई और अपने ऑफिस की कुर्सी पर लाकर पटख दिया। बताओ शाज़िया, तुमने तो कहा था ना कि तुम अपनी घबराहट की वजह से निकाब करती हो। मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारी हकीकत क्या है, वरना मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त पुलिस के हवाले कर दूंगी और मैं नहीं चाहती कि वो रवायती तरीके से तुम्हारी तफ्तीश करें। नहीं मैम, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ, आपको लाजमी यकीन आ जाएगा।
کیونکہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور ایک عورت ہیں۔ وہ سر جھکا کر اپنی کہانی سنانے لگی۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن میں جس گھر میں پیدا ہوئی تھی وہاں پر بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو اہمیت حاصل تھی، لیکن اس بات پر نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمارے خاندان کے لڑکے اکثر نکمے ہوتے تھے۔ گھر کے اخراجات وغیرہ عورتیں ہی پوری کرتی تھیں۔ انہی دنوں جب میں نے ہوش سنبھالا تو میری دونوں بڑی بہنیں جو مجھ سے پہلے بیائی جا چکی تھیں اب آ کر گھر بیٹھ گئی تھیں۔ ان کی وجہ سے گھر کا ماحول اور بھی گھٹن زدہ ہو گیا۔ اماں ابا ان کی وجہ سے پریشان رہتے۔ میری دونوں بہنوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، جبکہ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ میں نے اماں ابا کی مخالفت کے باوجود بھی اپنی تعلیم مکمل کی۔ میں ڈاکٹرز کو دیکھتی تو ان جیسا بننے کی تمنا کرتی۔ میری یہ خواہش بھی بالآخر پوری ہو گئی جب مجھے ایک میڈیکل کالج میں داخلہ ملا، اور وہ دن میری زندگی کا سب سے حسین ترین دن تھا۔ لیکن یہاں آ کر ایک نئے سفر کا آغاز ہوا۔ میں نے اپنے بلبوتے پر میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ انسان بڑا ہی بے وقوف اور کم عقل واقعہ ہے۔ میری عادت تھی کہ ہر دوا خود پر استعمال کر کے اس کا نتیجہ دیکھتی۔ اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو بڑا قابل فخر سمجھتی کہ میں انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رہی ہوں، مگر یہ میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں میری یہ عادت قہر بن کر ٹوٹے گی۔ انہی دنوں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے گھر والوں کی اور میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میرا بھائی جو ہر وقت گلیوں میں آوارہ پھرتا رہتا تھا، ایک دن اس کے بارے میں خبر آئی کہ اس نے مخالف گروپ کی لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ ہمارا خاندان بھی غریب تھا، ہم اس طرح کی شرارت افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ شریکوں کے کہنے پر ابا نے بھائی کی پوچھ گچھ کی تو وہ صاف مکر گیا۔ کچھ دن کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ بھائی کو مقامی پولیس اٹھا کر لے گئی ہے۔ ابا تھانے پہنچے تو پتہ چلا میرے بھائی نے مخالف گروپ کی لڑکی کی عزت پر حملہ کیا ہے، اور اب سچ نہ جانے کیا تھا۔ لڑکی والوں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہم لڑکے کو کسی صورت معاف نہیں کریں گے، جیل سے چھوٹ بھی جائے گا تو گولی سے اڑا دیں گے۔ تب میرے ابا نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میری بہنوں کے رشتے ان لوگوں کو پیش کیے، مگر وہ لوگ شادی شدہ بیٹیوں کا رشتے پر راضی نہیں تھے، سو کنواری بیٹی یعنی کہ میری قربانی پیش کی گئی۔ میں تو بہت زیادہ صدمے میں چلی گئی۔ میں اپنی پڑھائی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن اگر میں ایسا نہ کرتی تو میرے بھائی کی جان چلی جاتی۔ اس طرح مجھے بھائی کے لیے قربانی کا بکرا بننا پڑا اور اپنی پڑھائی چھوڑ کر شادی کی قربانی دینا پڑی۔ میری پڑھائی چھوٹی تو مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن میں نے چند کتابیں گھر میں رکھ لی تھیں جن سے میں مسلسل دوائیوں کے بارے میں سیکھتی رہتی۔ کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میری ساس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مجھے ابھی تک اولاد کیوں نہیں ہوئی۔ اولاد عورت کے بس میں تھوڑی ہوتی ہے۔ میں اپنی ساس کو سمجھاتی تو وہ مجھ پر ہی برس پڑتی۔ کان کھول کر سن لے، ویسے بھی شریکوں کی ہے، تجھے گھر بٹھا کر مجھے کوئی سکون نہیں ملے گا۔ تم لوگوں نے میری بیٹی کی زندگی برباد کی ہے۔ تمہارے بھائی نے میری بیٹی کو اور ہمارے خاندان کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ شکر کرو کہ ہم تمہیں بیاہ لے ہیں، ورنہ نہ جانے تمہارا کیا ہوتا۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں بھی اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتی تھی تاکہ زندگی میں کوئی مقام حاصل کر سکوں۔ ساس تو پہلے ہی یہ خواہش رکھتی تھی، اب شوہر نے بھی مطالبہ کر دیا۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ بالآخر میں نے اولاد پیدا کرنے کی حامی تو بھر لی، لیکن میں دل سے اس فیصلے پر راضی نہیں تھی۔ گھر میں اولاد کی خوشخبری ملی تو سب سے زیادہ خوشی میری ساس کو ہوئی۔ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی کہ مجھے ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون پک کیا تو میری دوست رافیہ کی کال تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے بڑی مشکل سے میرا نمبر ڈھونڈا ہے تاکہ وہ مجھے آنے والے حالات کے بارے میں آگاہ کر سکے۔ بہرحال حال حوال پوچھنے کے بعد میں نے اسے بتایا کہ میری شادی ہو چکی ہے، میں شاید دوبارہ کبھی کالج نہ آ سکوں۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے شادی ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھی کیونکہ اب شادی کا صحیح وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا تم کیسی باتیں کرتی ہو، ابھی تک تو میری شادی بھی ہو چکی ہے۔ کہنے لگی شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر تمہیں اولاد نہیں ہوئی تو تم اب بھی اس شخص سے جان چھڑا لو، تم ہاسٹل میں آ جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اللہ کے قانون میں خود سری کرنے سے انسان کو ہمیشہ برا ہی نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تب میں نے ایسا ہی کیا۔ اپنی سہیلی کے کہنے پر گھر والوں سے ضد شروع کر دی کہ میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ جب تک تیرا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تو کہیں نہیں جائے گی۔ اس بات پر میں بہت رنجیدہ ہوئی کیونکہ اب مجھے امید سے ہوئے 3 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا، لہٰذا اب یہاں سے جان چھڑانا ناممکن تھا۔
तभी मुझे मेरी दोस्त ने मशवरा दिया कि मुझे एक ख़ास किस्म की गोली इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बच्चा वक्त से पहले पैदा हो और मेरी जान छूटे। मैं अपने मकसद में इस कदर खुद गर्ज हो चुकी थी कि मैंने अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं किया कि इस मासूम रूह पर क्या बीतेगी। अपनी सहेली की बताई हुई गोलियां मैंने खाना शुरू कर दी। इनसे और कुछ तो ना हुआ, अलबत्ता मेरे बच्चे की नशोनुमा ख़राब हो गई। बच्चा अपने वक्त पर ही पैदा हुआ तो मैं सुलगती ही रह गई। अब कॉलेज में मेरा दाखिला मुमकिन नहीं था। मैं ना इधर की रही न उधर की। 9 महीने के बाद मैंने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया तो पूरे ख़ानदान में कहराम मच गया। क्योंकि मैंने बच्चा पैदा किया था, इसकी टांग पर फालतू गोश्त लगा हुआ था, जिससे लगता था कि मेरे बेटे की 3 टांगें हैं। और यही बात पूरे ख़ानदान में मशहूर हुई तो मेरे बच्चों को मनहूस और ना जाने क्या क्या कहा जाने लगा। ये सब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर फिर अल्लाह ताला ने मेरे बेटे पर जल्द ही रहम किया और तकलीफ़ की हालत में अपने पास बुला लिया। मेरा बच्चा जब फौत हुआ तो मुझ पर एक और लेबल लग गया कि मैं मनहूस हूँ। एक दिन मेरी सास को न जाने किसने मशवरा दिया कि मुझे फ़लाँ हकीम के पास लेकर जाए, इससे मेरा इलाज भी हो जाएगा और दोबारा बच्चा भी जल्द पैदा हो जाएगा। मेरी सास मुझे एक हकीम साहब के पास लेकर गईं। उन्होंने मुझे कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ दीं जिससे मेरा निज़ाम दरहम भरम हो गया। पेट में शदीद दर्द रहने लगा और कुछ ही दिनों के बाद मेरे चेहरे पर दाढ़ी आने लगी। हालांकि मैं एक नाजुक अंदाज से औरत थी, मगर मेरे साथ ज़िंदगी ने ऐसा मजाक बनाया कि दोबारा मेरा इस मोहल्ले में रहना भी मुश्किल हो गया। औरतों को अब पक्का यकीन हो गया था कि मुझ पर किसी जिन का साया है, तभी मेरी हालत ऐसी हो गई है। मेरे शौहर और ससुरालियों ने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ ना दिया, बल्कि मुश्किल में खुद अपना रास्ता बचाकर वहाँ से निकल गई। इस बात ने मुझे बहुत दिल बर्दाश्त किया। माँ बाप के घर भी नहीं जा सकती थी। बिल आखिर चलते चलते आपका क्लिनिक नज़र आ गया। यहाँ आकर मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी, लिहाजा मैं आपके पास आ गई और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे रख लिया। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैंने आज तक किसी गलत नीयत से किसी औरत से बात नहीं की। मैं तो इन सब का ख्याल रखती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ जो कुछ मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो सकता है। ये कहकर शाजिया चुप हो गई और मैं इसका चेहरा देखने लगी। इसके चेहरे पर काफ़ी बाल थे। वाकई वो किसी मर्द से कम नहीं लगती थी। मुझे इस पर बहुत तरस आया। मैं जानती थी कि वो जल्द ही सीख जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी वो मेडिकल की तालीम हासिल कर चुकी थी। मैंने इसका इलाज भी करवाया। 6 महीने के मुसलसल इलाज से वो ठीक हो गई। मैंने इसे मेडिकल कॉलेज में दोबारा दाखिला भी दिलवाया। शाजिया की ज़िंदगी अब बदल गई है। वो मेरे हॉस्पिटल में एक नर्स नहीं बल्कि एक डॉक्टर की हैसियत से काम करती है। सच है, जिनकी लगन सच्ची हो इन्हें अपनी मंजिल मिल ही जाती है।